नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल SSK एजुकेशन पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं और दो बेहतरीन टॉपिक है। एक है भूकंप और एक है भूकंप। और भूकंप से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को आज हम इस एक वीडियो के माध्यम से देखेंगे और साथ ही साथ इसी वीडियो में चक्रवात एवं प्रति चक्रवात से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों को हम देखेंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपको फिर से दोबारा कभी भूकंप और चक्रवात प्रति चक्रवात चैप्टर पढ़ने नहीं पड़ेंगे। दोस्तों, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें, इनको तो रट ही लीजिए या फिर समझ लीजिए या रट लीजिए, चाहे जैसे भी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले आपके आने वाले एग्जामों में। तो चलिए दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सबसे पहला प्रश्न है, प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? भूकंप की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत भूकंप की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। फिर अगर हम बात करें, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन H.F. रीड के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? H.F. रीड के द्वारा भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। दोस्तों, अगर हम बात करें, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत है भूकंप विज्ञान। यानी भूकंप विज्ञान के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विश्वसनीय जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और यह सबसे प्रमुख स्रोत है पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित जानकारी प्राप्त करने का। दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित टॉपिक हमने कंप्लीट करा दिया है। जितने भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना से प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों को एक वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा दिया है। यदि इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, बहुत सारे वीडियो लिंक में दिए गए हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, उस स्थान को भूकंप केंद्र कहा जाता है। यानी कि जिस स्थान से भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस केंद्र को भूकंप केंद्र के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, भूकंप मूल फोकस वह स्थान होता है जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। यानी कि जिस क्षेत्र से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको भूकंप मूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? भूकंप मूल कहा जाता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अधिकेंद्र भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है। अधिकेंद्र भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से। अधिकेंद्र क्या होता है दोस्तों? तो अधिकेंद्र भूकंप का वह बिंदु है जहां उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु होता है, वही भूकंप का अधिकेंद्र होता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं। पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसको उत्केंद्र कहा जाता है, एपी सेंटर कहा जाता है। एपी सेंटर किसे कहा जाता है? पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को एपी सेंटर कहा जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें, भूकंप में धारातलीय तरंगे होती हैं। दोस्तों, भूकंप में एल तरंगों को धारातलीय तरंगे कहते हैं। भूकंप में एल तरंगों को धारातलीय तरंगे होते हैं। भूकंप की 3 तरंगे होती हैं, एल तरंगे, पी तरंगे और एस तरंगे। पी तरंगे यानी प्राथमिक तरंग, एस तरंग मतलब सेकेंडरी तरंग और एल तरंग मतलब लव वेव्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। दोस्तों, हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? तो दोस्तों, दीर्घ पृष्ठीय तरंगे सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है। दीर्घ पृष्ठीय तरंगे सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है। दोस्तों, हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों, कौन सा कथन सही नहीं है? भूकंप के कारण समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को सम भूकंप रेखा कहा जाता है। दोस्तों, ये कथन सही है।
यानी कि आपसे प्रश्न कर दे समभूकंप रेखा किसे कहते हैं, तो भूकंप के कारण समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, समभूकंप रेखा कहते हैं। जबकि उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ आते हैं सहभूकंप रेखा कहते हैं। दोस्तों अगर आपसे प्रश्न करें समभूकंप रेखा किसे कहते हैं, तो समभूकंप रेखा उसे कहते हैं जो समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई होती है। जबकि आपसे प्रश्न करें सहभूकंप रेखा किसे कहते हैं, तो सहभूकंप रेखा किसे कहते हैं दोस्तों, तो उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ आते हैं उन्हें सहभूकंप रेखा कहते हैं। दोस्तों समभूकंप रेखा का आकार नियमित होता है, ये कथन गलत है। समभूकंप रेखा का आकार अनियमित होता है, नियमित नहीं होता है। चलिए दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगर हम बात करें, इसी में एक और दिया हुआ है, भूकंपीय तरंगों को अंकित करने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ कहलाता है। आपसे कहा दे सिस्मोग्राफ क्या होता है, सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों को अंकित करने वाला यंत्र होता है। चलिए दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। यदि वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, ताकि जब अगली वीडियो मिले तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम बात कर रहे हैं भूकंप से, और भूकंप से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को इस वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। इसी वीडियो में हम ज्वालामुखी और चक्रवात को भी देखेंगे। पहले भूकंप को हम कंप्लीट करते हैं दोस्तों। भूकंप से जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को हम इसमें उपलब्ध करा रहे हैं, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों हम बात करें रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का एक बिल्कुल सही है दोस्तों। और कह दे भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है, तो भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है दोस्तों, तो भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है, यानी रिक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। कह दे रिक्टर स्केल एक लॉगरिथमिक स्केल होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। रिक्टर स्केल क्या है, एक लॉगरिथमिक स्केल होता है रिक्टर स्केल। यह स्केल भूकंप को ऊर्जा को मापता है, यानी बिल्कुल सही है दोस्तों। और कहते हैं भूकंप की ऊर्जा को कौन सा मापता है, तो भूकंप की ऊर्जा को रिक्टर स्केल मापता है दोस्तों। और ऑप्शन में दिया इनमें से कोई नहीं, तो दोस्तों कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो इस कथन के अनुसार गलत हो, बिल्कुल ही सही है। कह दे रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है, रिक्टर स्केल लॉगरिथमिक स्केल होता है और रिक्टर स्केल से भूकंप की ऊर्जा मापी जाती है। चलिए दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है, तो अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को सुनामी कहा जाता है। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को सुनामी कहा जाता है। चलिए दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है, सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों, तो सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से भूकंप है। सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों, तो सुनामी का मुख्य कारण भूकंप है। सुनामी का मुख्य कारण क्या है दोस्तों, भूकंप सुनामी का मुख्य कारण है दोस्तों। अगर हम बात करें विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं, विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं, तो विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप परिप्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। परिप्रशांत महासागरीय पेटी में लगभग 63% भूकंप आते हैं। चलिए दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर, भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती है। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है, तो इन लहरों को सुनामी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगर इसी को हम कह दें सुनामी किस भाषा का शब्द है, तो सुनामी किस भाषा का शब्द है दोस्तों, तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। किस भाषा का है, जापानी भाषा का शब्द है सुनामी। अगर इसी को फिर से हम प्रश्न बना दें कि किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं, तो दोस्तों भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को जापान में सुनामी कहा जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्नों की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है, तो दोस्तों इस तरंगे सेकेंडरी वेव्स, द्वितीयक तरंगे जो तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजरती हैं।
रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसके पहले भी हमने एक चर्चा किया था कि रिक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। किसका? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों हम बात करें सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो सिस्मोग्राफ से भूकंपीय तरंगों को मापा जाता है। कहते भूकंपीय तरंगों को किस में मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ से भूकंपीय तरंगों को मापा जाता है, जबकि रिक्टर स्केल से भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है। रिक्टर स्केल से भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है। सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है दोस्तों? तो सिस्मोग्राफी भूकंप विज्ञान है। समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? समभूकंप रेखा कहा जाता है। इसको पहले भी हमने एक बार चर्चा किया है दोस्तों। किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है कहलाती है सहभूकंप रेखा। इसको भी मैंने एक बार पिछले क्वेश्चन में चर्चा किया था दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है दोस्तों। भूकंप से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को इस वीडियो में कंप्लीट कराने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। अगर हम बात करें समभूकंप रेखा का आकार प्रायः होता है, तो समभूकंप रेखा का आकार प्रायः अनियमित होता है। समभूकंप रेखा का आकार कैसा होता है दोस्तों? तो समभूकंप रेखा का आकार प्रायः अनियमित होता है। अगर हम बात करें भूकंप का कारण है, तो भूकंप का कारण क्या है दोस्तों? तो भूकंप का प्रमुख कारण है टेक्टोनिज्म, यानी कि प्लेटों का विवर्तन। टेक्टोनिज्म भूकंपों का कारण है, प्रमुख कारण है टेक्टोनिज्म। दोस्तों अगर हम बात करें अग्निवलय सर्कल ऑफ फायर, प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां कुल भूकंप का 68% यानी 68%, यानी कि प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र में जहां कुल भूकंप का 68% भूकंप आते हैं उसको अग्निवलय या सर्कल ऑफ फायर कहा जाता है, और ये प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होती है? तो दोस्तों धरातल पर ज्वालामुखी की क्रिया होती है, अपक्षय की क्रिया होती है, अपर्दन की क्रिया होती है, लेकिन सुनामी की क्रिया धरातल पर नहीं होती है। समुद्रों में सुनामी होती है, और सुनामी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हमने कराए हैं दोस्तों अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी अनुमेय प्राकृतिक आपदा है? दोस्तों अनुमेय प्राकृतिक आपदा कौन सी है? तो अनुमेय प्राकृतिक आपदा भूकंप है। भूकंप एक अनुमेय प्राकृतिक आपदा है। दोस्तों अगर हम बात करें एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंपों का कारण बताता है, तो एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंपों का कारण एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का अवगमन। एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का अवगमन एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंपों का कारण बताता है। दोस्तों यहाँ से भूकंप से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो सारे के सारे प्रश्न कंप्लीट हो गए। इसके बाहर कुछ नहीं पूछा जाता भूकंप से। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, ताकि जब अगली वीडियो मिले तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों हम बात करें अगर यहीं पे इसी टॉपिक में हम बात कर लेंगे चक्रवात एवं प्रति चक्रवात, यानी चक्रवात एवं प्रति चक्रवात से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को भी इसी वीडियो में कंप्लीट कराने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। आइए चलते हैं, देखते हैं चक्रवात एवं प्रति चक्रवात से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को इस वीडियो में कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं चक्रवात एवं प्रति चक्रवात। वायुमंडल की संरचना दोस्तों धीरे धीरे करके इस सारे टॉपिकों को कंप्लीट कराएंगे। फिलहाल अभी हम देखेंगे चक्रवात एवं प्रति चक्रवात। तो दोस्तों चक्रवात एवं प्रति चक्रवात की अगर हम बात करें तो चक्रवात एवं प्रति चक्रवात की अगर हम बात करें तो चक्रवात एवं प्रति चक्रवात में देखें तो चक्रवात एवं प्रति चक्रवात की बात करें तो चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार की होती है? चक्रवात से संबंधित पहला प्रश्न है, चक्रवात से संबंधित पहला प्रश्न है, चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है? तो दोस्तों दो भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से चक्रवात की उत्पत्ति होती है, यानी कि एक प्रकार से एक तरफ से ठंडी और दूसरी तरफ से गर्म वायु, एक तरफ से ठंडी और दूसरी तरफ से गर्म वायु जब चलती है और दोनों आपस में जहाँ पर मिलती है
वहीं पर चक्रवात की उत्पत्ति होती है। तो चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है? तो भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से चक्रवात की उत्पत्ति होती है। दोस्तों अगर हम बात करें चक्रवात की दिशा क्या होती है, दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अक्सर चक्रवात से यही प्रश्न एग्जामों में पूछा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत, यानी दोस्तों अगर हम बात करें कि ये हमारा बीचों बीच से विषुवत रेखा दो गोलार्धों में विभाजित करती है, ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुई के विपरीत, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल जो हवा चलती है उसी को हम चक्रवात कहते हैं। यानी चक्रवात की दिशा क्या होती है दोस्तों? तो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुई के विपरीत चलती है और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुई के अनुकूल चलती है। चलिए दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? दोस्तों चक्रवात की आकृति अंडाकार होती है। चक्रवात की आकृति किस प्रकार से होती है? अंडाकार होती है। यानी चक्रवात इस तरीके से चलता है दोस्तों, तो जब ये इस तरीके से चलता है तो इसकी आकृति देखने में किस प्रकार की लग रही है? तो ये चक्रवात की आकृति जो होती है अंडाकार होती है। दोस्तों अगर हम बात करें चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? तो चक्रवात का शांत क्षेत्र चक्षु कहलाता है। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? चक्षु कहलाता है। चक्रवात की आंख एक विशेषता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात की। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषता है चक्रवात की आंख। दोस्तों हम बात करें फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? तो चक्रवातीय गतिविधि के द्वारा फ्रंटल वर्षा होती है। फ्रंटल वर्षा किस कारण होती है? चक्रवातीय गतिविधि के कारण फ्रंटल वर्षा होती है। दोस्तों अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चक्रवात एक निम्न दाब तंत्र है। उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात में पवन संचलन दक्षिणावर्ती है। तो दोस्तों दोनों कथन सही है। कहते चक्रवात एक निम्न दाब तंत्र है, बिल्कुल सही है दोस्तों। चक्रवात निम्न दाब जब उत्पन्न होता है तो चक्रवात की उत्पत्ति होती है और उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात में पवन संचलन दक्षिणावर्ती है। दोस्तों अगर हम बात करें टी मापक, टी स्केल पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? टी मापक और टी स्केल पर चक्रवातों की शक्ति का मापन किया जाता है। टी स्केल पर किसका? चक्रवातों की शक्ति का मापन टी स्केल पर किया जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें फिलीपींस, जापान तथा चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातीय तूफान आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों फिलीपींस में, जापान में और चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं उन्हें हम टाइफून कहा जाता है। टाइफून चीन में, टाइफू जापान में आता है। दोस्तों अगर हम बात करें हरिकेन चलते हैं तो मिसिसिपी घाटी में, हरिकेन कहाँ चलते हैं दोस्तों? मिसिसिपी घाटी में हरिकेन चला करते हैं। हरिकेन एक चक्रवात है जो मिसिसिपी घाटी में चला करता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश टाइफून से प्रभावित रहता है? दोस्तों फिलीपींस एवं जापान टाइफून चक्रवात से प्रभावित रहते हैं। टाइफून चक्रवात से कौन से देश प्रभावित रहते हैं? यानी फिलीपींस, जापान एवं चीन में टाइफून चक्रवात आते हैं जिसके कारण, यानी चीन सागर में टाइफून चक्रवात आते हैं जिसके कारण फिलीपींस एवं जापान के क्षेत्रों में प्रभावित होते हैं इससे। चलिए दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, चक्रवात से संबंधित प्रश्न है और जितने भी चक्रवात से प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों को इस वीडियो में कंप्लीट कराएंगे और चक्रवात से इसके बाहर से कुछ नहीं पूछा जाता है एग्जामों में। दोस्तों हम बात करें उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया में विली विली के नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में विली विली के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किस हवा में चक्रवातीय गति अभाव पाया जाता है? तो दोस्तों चक्रवातों की गति का अभाव पापागयो में पाया जाता है। यानी पापागयो हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है। टाइफून कहाँ? चीन में। टाइफून कहाँ चक्रवात आते हैं दोस्तों? तो टाइफून चीन में आते हैं। और हरिकेन कहाँ आते हैं? तो मिसिसिपी घाटी में, मिसिसिपी मिसौरी घाटी उत्तरी अमेरिका के क्षेत्रों में हरिकेन चक्रवात आते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित भंवर सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों भंवर सिद्धांत के प्रतिपादक इनमें से कोई नहीं है।
यानी कि बर्कनीज, नेपियर शॉ और लैम्फर्ट किसी ने चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित भंवर सिद्धांत को दिया है। दोस्तों अगर हम बात करें टोर्नाडो का मुख्य संबंध है, टोर्नाडो का मुख्य संबंध किससे है? तो टोर्नाडो का मुख्य संबंध है उत्तरी अमेरिका से। टोर्नाडो कहाँ आता है? उत्तरी अमेरिका के क्षेत्रों में टोर्नाडो आते हैं। चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय वताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय वताग्र सिद्धांत, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ध्रुवीय वताग्र, चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय वताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जे बर्कनीज ने। जे बर्कनीज के द्वारा ध्रुवीय वताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत चक्रवातों की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता है? प्रगामी तरंग सिद्धांत। प्रगामी तरंग सिद्धांत चक्रवातों की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता है, जबकि भंवर सिद्धांत, गतिक सिद्धांत और ध्रुवीय वताग्र सिद्धांत चक्रवातों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। दोस्तों हम बात करें टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? तो दोस्तों टाइफून चक्रवात चीन सागर में आता है, जो फिलीपींस, जापान के क्षेत्र प्रभावित रहते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की, हमारे अगला प्रश्न है चक्रवात कहाँ पर, जैसे कुछ नाम दिया गया है और कहाँ पर क्या कहा जाता है? तो दोस्तों विली विली ऑस्ट्रेलिया में, विली चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहा जाता है। टाइफून पूर्व एशिया में टाइफून कहा जाता है और चक्रवात कहा जाता है भारत में, जबकि प्रभंजन संयुक्त राज्य अमेरिका में। प्रभंजन, चक्रवात को प्रभंजन कहा जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका में, चक्रवात कहा जाता है भारत में, बिली बिली ऑस्ट्रेलिया में और टाइफून पूर्वी एशिया में आने वाले चक्रवात को टाइफून, जैसे कि फिलीपींस, जापान, चीन के क्षेत्रों में चक्रवातों को टाइफून के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रति चक्रवात की विशेषता क्या है? चक्रवात के बाद की घटना होती है प्रति चक्रवात, और जब प्रति चक्रवात की उत्पत्ति होती है तो आसमान साफ हो जाते हैं और तापमान में कमी हो जाती है, यानी स्वच्छ आसमान हो जाता है प्रति चक्रवात के समय। यानी कह दे प्रति चक्रवात की विशेषता है तो स्वच्छ आसमान। उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों जो वैसी उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चले उसे प्रति चक्रवात कहते हैं। जैसे केंद्र से बाहर की ओर जब हवाएं चलती हैं तो प्रति चक्रवात कहा जाता है, और जब बाहर से केंद्र की ओर चला करती हैं तो उसे चक्रवात कहा जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है, तो प्रति चक्रवात में वायु दाब केंद्र में अधिक होता है, जबकि चक्रवात में वायु दाब केंद्र के बाहर अधिक होता है। प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है? केंद्र में। चलिए दोस्तों चलते हैं। अगर कहते हैं प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होता है? प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं? भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में प्रति चक्रवात कम उत्पन्न होते हैं। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में प्रति चक्रवात कम उत्पन्न होते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की, हमारा अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। हम बात करें अगर प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होते हैं? प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होते हैं? तो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्रों में, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्रों में प्रति चक्रवात कम उत्पन्न होते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्रों में प्रति चक्रवात कम उत्पन्न होते, सबसे अधिक उत्पन्न होते हैं। दोस्तों अगर हम कह दें प्रति चक्रवात सबसे अधिक कहाँ उत्पन्न होते हैं, तो प्रति चक्रवात सबसे अधिक उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब के क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। अगर हम बात करें प्रति चक्रवात चक्रवात की तुलना में होते हैं, तो प्रति चक्रवात चक्रवात की तुलना में बड़े होते हैं, यानी कि प्रति चक्रवात चक्रवात की तुलना में बड़ा होता है। प्रति चक्रवात की आकृति सामान्यतः होती है। प्रति चक्रवात की आकृति गोलाकार होती है, जबकि चक्रवात की आकृति अंडाकार होती है। दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न, प्रति चक्रवात में वायु की दिशा होती है। दोस्तों प्रति उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल, उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात घड़ी की सुइयों के अनुकूल चलता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुइयों के विपरीत। कह दे प्रति चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में किस दिशा में घूमता है, तो घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में रहता है प्रति चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुइयों के विपरीत, दोस्तों
प्रति चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुइयों के अनुकूल होता है, यानी कि घड़ी के सुई के दिशा में होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में प्रति चक्रवात घड़ी के सुइयों के विपरीत होता है। दोस्तों अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की, हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रति चक्रवात के संदर्भ में सही है। प्रति चक्रवात के संदर्भ में सही कथन कौन सा है दोस्तों? तो प्रति चक्रवात उच्च दाब केंद्र युक्त एक पवन तंत्र है। प्रति चक्रवात उच्च दाब केंद्र युक्त एक पवन तंत्र है। प्रति चक्रवात क्या है दोस्तों? तो प्रति चक्रवात उच्च दाब केंद्र युक्त एक पवन तंत्र है। दोस्तों अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की, हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है। दोस्तों कुछ चक्रवात के नाम दिए गए हैं जैसे तरी झंझावात, टाइफून, हरिकेन, टोर्नाडो। तो कौन सा सबसे अधिक सर्वाधिक विनाशकारी है? तो टोर्नाडो सबसे अधिक विनाशकारी चक्रवात है। टोर्नाडो है एक अति निम्न दाब का केंद्र। टोर्नाडो एक अति निम्न दाब का केंद्र होता है जो चक्रवात उत्पन्न करता है। दोस्तों हम बात करें चक्रवात कब होता है। चक्रवात कब उत्पन्न होता है दोस्तों? तो जब केंद्र में निम्न दाब, ये दोस्तों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये चक्रवात में सबसे अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न है। चक्रवात कब होता है? तो जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है तब चक्रवात की उत्पत्ति होती है। जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है तो चक्रवात की उत्पत्ति होती है। दोस्तों अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की, हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में पवन प्रवाह की दिशा प्रति दक्षिणावर्त है और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात भूमि पर पहुंचने पर क्षीण हो जाता है क्योंकि कोश नम वायु की बृहत मात्रा में पूर्ति नहीं होती है। तो दोस्तों कथन 1 और कथन 2 दोनों ही कथन सही हैं। अगर कहते चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में पवन प्रवाह की दिशा प्रति दक्षिणावर्त है, बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर कहते उष्ण कटिबंधीय चक्रवात भूमि पर पहुंचने पर क्षीण हो जाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जब भूमि पर पहुंचते हैं तो क्षीण हो जाते हैं क्योंकि उष्ण नम वायु की बृहत मात्रा में पूर्ति नहीं होती है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि भूकंप और चक्रवात प्रति चक्रवात के प्रश्न समझ में आ गए होंगे और इन दोनों से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों को इस वीडियो में कंप्लीट कराने का प्रयास किए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि जब अगली वीडियो मिले तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।